हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। तो शुरू करते हैं। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या होता है, जो हमारा जनरेटिंग सिस्टम होता है वहाँ जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है और उस एनर्जी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप किया जाता है। उसके बाद उसे क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। उसके बाद स्टेप डाउन किया जाता है। उसके बाद उसे घरों में सप्लाई किया जाता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। ओके, तो आज इसी के ऊपर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो जो सबसे पहले जो सब स्टेशन होता है वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, अंडरग्राउंड सब स्टेशन। यानी देखो जो सब स्टेशन होते हैं कितने टाइप के होते हैं। स्टेप अप ट्रांसमिशन सब स्टेशन, स्टेप डाउन ट्रांसमिशन सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, अंडरग्राउंड सब स्टेशन, सब स्टेशन फंक्शन, सब स्टेशन इक्विपमेंट। तो कुछ टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन कैसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कैसे कहते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देखिए जो एनर्जी जनरेटिंग है, अब एनर्जी कौन कौन जनरेट करता है, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और विंड पावर प्लांट, जियो थर्मल पावर प्लांट एंड वोल्टेइक पावर प्लांट। मैं इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग बताऊंगा, हाइड्रो पावर प्लांट की वर्किंग बताऊंगा और विंड पावर प्लांट की वर्किंग बताऊंगा। बस बेसिकली आप इतना याद रख लीजिए कि सारे के सारे जो जितने 5 जनरेटिंग सिस्टम है, प्लांट है, ये सारे के सारे नॉर्मली अभी भी इंडिया में यूज होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में यूज होते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो थर्मल पावर प्लांट है, क्योंकि जितनी भी मैक्सिमम एनर्जी जनरेट की जाती है वो थर्मल पावर प्लांट से ही की जाती है। उसके अंदर तक ट्रांसमिशन लाइन टावर, ये जो आप सिंगल सर्किट देख सकते हो, डबल सर्किट देख सकते हो, मल्टीपल सर्किट देख सकते हो। इसमें क्या है, जो वायर है और जो टावर्स है उनके डायग्राम दे रखे हैं, फोटो दे रखे हैं कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो ऐसे होती है। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, जो हाई रेंज सप्लाई की जा रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मतलब जो लॉन्ग लाइन होता है, जैसे कि जिससे हमें 3,000 4,000 या 300 400 किलोमीटर तक लेके जाना, तो उसे कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लोकल एरिया में किया जाता है। ओके, तो सब स्टेशन क्या होता है, जहाँ पे आपके सभी सर्किट होते हैं। अप्रोक्सीमेट सब स्टेशन क्या होता है, जहाँ पे वो प्लेस होता है जहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर होता है, रिले होते हैं, कंट्रोल स्विच होता है, ब्रेकर होता है, आइसोलेटर होता है। मतलब जितने हमारे इक्विपमेंट होते हैं, कंट्रोल सर्किट होते हैं, सारे के सारे किस कहाँ होते हैं, सब स्टेशन में होते हैं। ओके, तो उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिटवीन पावर स्टेशन एंड होम, रिड्यूस 60 kV टू 30 kV टू 15 10 5 kV। अब होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या होता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर और उसे घरों में सप्लाई किया जाता है। ओके, इंसुलेटर की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप का इंसुलेटर देखा, पिन टाइप इंसुलेटर, सुपीशियंस टाइप इंसुलेटर और स्टैंड टाइप इंसुलेटर और साइकिल टाइप इंसुलेटर। जो पिन टाइप इंसुलेटर है वो कुछ ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, कंडक्टेंस के ऊपर से पास होती है, जिससे क्या होता है, ये नॉर्मली 33 kV के नीचे की लाइन के लिए यूज होता है। नॉर्मली ये जो पिन टाइप इंसुलेटर ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज किया जाता है, ये कभी भी ट्रांसमिशन लाइन में यूज नहीं किया जाता है। हमेशा ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज किया जाता है और ये लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। मीन जो बियॉन्ड यानी 33 kV के नीचे के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, और जो इसका साइज है वो इसके वोल्टेज पे डिपेंड करता है। यानी जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा हाई वोल्टेज पे अप्लाई किया जा सकता है और ये पोर्सलिन का बना होता है। ओके, उसके बाद आता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। ये क्या होता है, ये डिस्क टाइप इंसुलेटर होता है। इसमें डिस्क होता है, एक डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो 11 kV की होती है। ठीक है, आप इस पर मैक्सिमम लोड दे सकते हो, जितनी ज़्यादा आप सीरीज में कनेक्ट करोगे उतना ज़्यादा इस पर लोड दे सकते हो। ओके, ये हाई वोल्टेज रेंजिंग के लिए यूज किया जा सकता है, मोर देन 66 kV के लिए भी यूज किया जाता है ये। ओके, उसके बाद आता है स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज क्या आप देख सकते हो, जैसा फिगर में स्ट्रेन गेज कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पे आपको वायर को वाउंड करना हो या स्ट्रेन मतलब बीच में कोई खंभा आ गया हो, आपको फिर वहाँ से वहाँ कनेक्ट करना हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रेन गेज का यूज करते हैं। जो एक स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है उसकी कैपेसिटी होती है 11 kV। तो आप इसे सीरीज में लगा के इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, आपको समझ आ गया होगा स्ट्रेन इंसुलेटर कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। ओके,
उसके बाद साइकिल टाइप इंसुलेटर। साइकिल टाइप इंसुलेटर स्ट्रेन गेज के, ये साइकिल टाइप इंसुलेटर लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। ओके, और क्या ये एंडिंग पे यूज किया जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज किया जाता है, और ये ट्रांसमिशन लाइन में, ये और ये दोनों क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी होती है, जो वोल्टेज रेटिंग होती है और करंट रेटिंग होती है, ये मोर देन होती है। और दोनों की दोनों, ये जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है और जो स्टैंड टाइप इंसुलेटर है, दोनों के दोनों हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है। और जो साइकिल टाइप इंसुलेटर ये लो वोल्टेज के लिए यूज होता है, लो टेंशन लाइन में यूज किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज किया जाता है। ओके, स्ट्रेट टाइप इंसुलेटर क्या होता है, ये वो इंसुलेटर होता है जो नॉर्मली हमारा जो पोल होता है, पोल को ग्राउंड करते हैं, ये पोल को एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो स्ट्रेट इंसुलेटर यूज किया जाता है। इसे एक इंसुलेटर भी कहते हैं, बिकॉज ये क्या होता है कि जो हमारा पोल जहाँ एंड होता है पोल को, ये ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो वहाँ पे हम एक वायर को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें ये स्ट्रेट इंसुलेटर यूज किया जाता है। अब आते हैं अंडरग्राउंड केबल की बात करते हैं। ये अंडरग्राउंड केबल में क्या है कि जो अंडरग्राउंड केबल होता है ये मोर इंसुलेटेड होता है। मतलब क्या, जो हमारे पास ओपन जो अंडरग्राउंड में क्या हमें हाईली इंसुलेटेड केबल चाहिए होता है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल में देख सकते हो कि इस पर कई सारे लेयर होते हैं। उसके बाद अंदर में आपको पेपर इंसुलेटर के बाद आपको कंडक्टर देखने को मिलता है। इसमें कितने लेयर बन गए, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर, यानी इसके अंदर 6 लेयर है। इसलिए जो अंडरग्राउंड केबल है, इसका जो कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें जो मेंटेनेंस है ये भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर कोई फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट को इजीली फाइंड नहीं किया जा सकता है। बिकॉज आप देख सकते हो 3 वायर हैं, तीनों वायर में बाई चांस कभी किसी कारण ये आपस में शॉर्ट हो गए तो आप उस फॉल्ट को ढूंढ नहीं पाओगे, ये बहुत ही मुश्किल होता है। एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या होता है, बेटर जनरल अपीयरेंस, लेस लिसेबल्स एंड डैमेज थ्रू स्टोन एंड लाइटिंग। अब देखो इसमें क्या, हम इस चीज़ के बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं। तो एडवांटेज क्या होता है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, लेस चेंज। मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ लो क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें जल्दी फॉल्ट नहीं आता है, लेकिन अगर फॉल्ट आ गया तो उस फॉल्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप, और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है स्मॉल होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर, क्योंकि टेम्परेचर ग्राउंड का अलग होता है मोर देन इन्वायरमेंट। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या, द मेजर ड्रॉबैक इज डेट दे हैव ग्रेट इंसुलेशन। मतलब क्या है कि जो डिसएडवांटेज क्या है, वो जो कॉस्ट है मोर देन हाई है, क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन के अंदर गड्ढा करके उसके अंदर इंसुलेटर डालना और हाईली इंसुलेटेड केबल डालने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। ओवरहेड सिस्टम से प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। अब प्रॉपर्टी क्या इंसुलेटिंग मटेरियल की, अगर जो इंसुलेटिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हो कंडक्टर के ऊपर, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है हाईली रेसिस्टिविटी होनी चाहिए, हाईली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि वो ऐसा नहीं है, देखो हाईली रेसिस्टिविटी का मतलब क्या, करंट पास ना करे। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि अगर उसमें से करंट पास हो रहा हो, मतलब करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो करंट मतलब चार्ज हो जाए, मतलब वो जो इंसुलेटर वो चार्ज नहीं होना चाहिए। लो थर्मल कोफिशिएंट, मतलब थर्मल कोफिशिएंट का मतलब क्या कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए उस इंसुलेटर पे। ओके। लो वाटर एब्जॉर्प्शंस, मतलब वाटर उसे, जैसे कि बरसात हो रही है और वाटर को ऑब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, वो वाटर को क्या करे, अपने पास ऑब्जॉर्ब ना करे। अगर वाटर को ऑब्जॉर्ब करेगा तो क्या, मॉइस्चर कंटेन करे, जिससे कि क्या करंट फ्लो करेगा उसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लो पैरामिटिविटी, मतलब पैरामिटिविटी का मतलब क्या है कि उसे किसी तरीके का कोई भी करंट पास नहीं करना चाहिए। नॉन इनफ्लेमेबल, मतलब उसे जलना नहीं चाहिए, जैसे कि हाई टेम्परेचर पे वो ना जले, ऐसा होना चाहिए। केमिकल स्टेबिलिटी, यानी कि इन्वायरमेंट में कई सारे गैस प्रेजेंट है, तो केमिकल के साथ यानी उस इन्वायरमेंट के साथ कोई रिएक्शन ना करे वो। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, मजबूत होना चाहिए। हाई विस्कोसिटी एट इम्प्रेशन टेम्परेचर, हाई विस्कोसिटी का मतलब क्या है, जब टेम्परेचर हाई हो और अदर तरीके कोई उसके ऊपर और टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ना पड़े। कैपेबिलिटी टू विथ स्टैंड हाई रेपटिंग वोल्टेज, मतलब उससे हाई वोल्टेज पे भी क्या है, विथ स्टैंड रहना चाहिए, मतलब कि अगर उस पर हाई वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा हो उसके ऊपर से, तो वो ब्रेक डाउन ना हो, वो ख़राब ना हो। हाई टेंसिल स्ट्रेंथ एंड प्लसिलिटी, और हाई टेंसिल का मतलब क्या है, उसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेंथ इतना डाला जा सके, वो वायर का लोड ले सके, कंडक्टर का लोड ले सके। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो इम्पॉर्टेंट है इन टर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अगर आप कोई कंडक्टर यूज कर रहे हो ट्रांसमिशन लाइन में, कंडक्टर
यूज करो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, तो क्या है कि उनकी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए उस इंसुलेटर की कि वो कहीं ब्रेक डाउन ना हो इनके कारण, तो उनके अंदर ये प्रॉपर्टी देखी जाती है। ओके, उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ केबल। केबल में भी कई सारे केबल होते हैं, अलग अलग केबल अलग अलग यूज के लिए यूज किया जाता है। तो उनमें से कुछ टाइप पढ़ लेते हैं। लो टेंशन, लो टेंशन का मतलब क्या है, जो 1000 वोल्टेज के नीचे होता है उसे लो टेंशन केबल कहते हैं। मतलब जो 440 वोल्ट का केबल होता है, 415 वोल्ट का, नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किया जाता है वो लो टेंशन लाइन होता है, उसे LT लाइन कहते हैं। LT मतलब लो टेंशन लाइन। ओके, हाई टेंशन लाइन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। हाई टेंशन लाइन किस में यूज किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। उसके बाद आता है सुपर टेंशन। सुपर टेंशन किस में यूज किया जाता है, 22 kV टू 33 kV, ये भी सुपर टेंशन में यूज किया जाता है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन में कितना यूज किया जाता है, 33 kV टू 66 kV। ओके, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसे नोट कर लेना। एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल क्या होता है, बियॉन्ड 32 kV, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। यानी अगर हम पूछे कि हाई टेंशन लाइन किसे कहते हैं, तो हाई टेंशन लाइन किसे कहते हैं, जो 11 kV से ऊपर हो, ठीक है, उसे कहते हैं हाई टेंशन लाइन। और लो टेंशन लाइन किसे कहते हैं, जो अप टू 1000 यानी 1000 तक हो, उसे क्या कहते हैं, लो टेंशन लाइन। तो आपसे पूछे सुपर टेंशन लाइन किसे कहते हैं, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन लाइन किसे कहते हैं, तो आप इनकी रेटिंग का याद रखना, इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस करना। ओके, उसके बाद लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। अब अंडरग्राउंड केबल की कुछ बातें करते हैं। द रिलेबिलिटी ऑफ अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क डिपेंड ऑन द कंसिडर एक्सटर्नल अपॉन प्रॉपर लाइन। अब देखो, जो हमारा अंडरग्राउंड केबल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा इंसुलेटर यूज किया गया, कौन सा कंडक्टर यूज किया गया, कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितनी रेटिंग है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम फोकस करते हैं अंडरग्राउंड केबल डालते समय। दे आर 3 मेन मेथड ऑफ लाइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल, डायरेक्ट लाइन, ड्रो इन सिस्टम, सॉलिड सिस्टम। 3 तरीके हैं। उसे डायरेक्ट लाइन में क्या है, हमने गड्ढा किया और डायरेक्ट वायरों को डाल दिया, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद ड्रो इन सिस्टम में क्या होता है, एडवांटेज ऑफ ड्रो इन सिस्टम, हीट डिसिपेट कंडक्टिंग। उसके बाद क्या है, इसमें क्या हमने डायरेक्ट कंडक्टर को डाल दिया, उसके बाद दूसरे में क्या पाइप डाल के डाला, और अलग अलग मेथड होता है। इसमें भी क्या है, हमने क्या किया, सॉलिड सिस्टम है, हमारे पास मिट्टी है, हमने उसके अंदर क्या किया है, एक सिस्टम बनाया है, उसके बाद हमने उस वायर को अंदर डाल रखा है। ये आपके सिलेबस के थोड़ा बाहर का है, तो बस आप इतना याद रख लेना कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, बस आप में इतना ही आने वाला है। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया मैंने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कभी किसी इंसुलेटर को चूज़ करो तो उस इंसुलेटर में आप कैसी प्रॉपर्टी देखोगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे प्लीज़ रिवीजन कर लेना, तभी आपके ये काम आएगा। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।